हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, एनसीईआरटी, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। ठीक है, जो आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर देखें। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज इस क्लास का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था जब हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। पहले 700 क्वेश्चनों का पीडीएफ मैंने दिया था, अब 800 क्वेश्चनों का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, यानी 100 क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा आज टेलीग्राम पर। ठीक है, और भाई मैंने प्लेलिस्ट भी शेयर की है। ठीक है, तो प्लीज़ उन प्लेलिस्टों को भी देखो। ठीक है, जो चैप्टर वाइज सीरीज की प्लेलिस्ट मैंने आपके पास शेयर की है वो आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर देखें भाई। ठीक है, तो देखते हैं 770 तक क्वेश्चन हो गए थे। 771 का क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मिश्र बंधु जी की नहीं है। तो देखते हैं कौन सी रचना है। बूंदी बारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि या पृथ्वी कल्प। तो मिश्र बंधुओं द्वारा वे बूंदी बारिश भी रचित है, भारत विनय भी है, पुष्पांजलि भी है, लेकिन पृथ्वी कल्प ये मिश्र बंधु जी की रचना नहीं है। ठीक है, ये मिश्र बंधुओं द्वारा रचित रचना नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। कौन है भाई? गिरिजा कुमार माथुर रहेंगे। ठीक है, और इनकी और रचनाएं हैं मंजीर, गिरिजा कुमार माथुर की मंजीर हो गया, नाश और निर्माण। ठीक है, नाश और निर्माण हो गया भाई, धूप के धान। ठीक है, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, शिलापंख चमकीले, ये सभी भाई गिरिजा कुमार माथुर जी की काव्य कृतियां रहेंगी और काफी महत्वपूर्ण है ये। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिष ग्रंथ खेटू कोतुकम के रचयिता कौन है। ठीक है, खेटू कोतुकम क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। हमें पूछा है वही इसके रचयिता कौन है, तो सेनापति है, मतीराम है, बिहारी है या रहीम है। तो भाई खेट कोतुकम के रचनाकार कौन है? रहीम जी रहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और रहीम दास का मूल नाम काफी बार पेपर में पूछा गया है, तो मूल नाम क्या है? अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, खान खाना, ये रहीम जी का मूल नाम है। और रहीम दास ने भी संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेट कौतुकम जातकम की भी एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और रहीम जी की प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी है? दोहावली, नगर शोभा, ठीक है, श्रृंगार सोरठा है, मदनाष्टक है, बरवे नायिका भेद है। ठीक है, बरवे नायिका भेद, ये इनकी ही रचना है रहीम जी की। अगला क्वेश्चन है, गीत फरोज किसकी रचना है। तो गीत फरोज किसकी रचना? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध केदारनाथ अग्रवाल या भगवती चरण वर्मा की। तो गीत फरोज भाई भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और भवानी प्रसाद मिश्र जी को सहजता का कवि कहा जाता है, काफ़ी बार पेपर में पूछा भी गया है। छोटे छोटे फैक्ट आपको ये अच्छी प्रकार से कहीं पर नोट कर लेना, बाद में आपका पेपर हो जब रिवाइज कर लेना इनको। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है, याद रखना है। और उदय प्रकाश ने, ठीक है, उदय प्रकाश जो है इन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। ठीक है, पूछा जाता है कविता का गांधी किसको कहा जाता है, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी को कहा जाता है। और किसने कहा? तो उदय प्रकाश ने कहा है। और भवानी प्रसाद ने अपने आप को क्या कहा है? गांधी का बेटा कहा है, गांधी का बेटा। पूछा जा सकता है गांधी का बेटा भवानी प्रसाद मिश्र को किसने कहा है? ऑप्शन में दे देंगे, लेकिन आप ये सोचोगे पता नहीं किसने कह रखा, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र ने ही अपने आप को गांधी का बेटा कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है। तो कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है? ठीक है, ये आपको बताना है। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, चोखे चौबते या रस कलश। जो रस कलश है, ठीक है, ये क्या है? ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। क्या है? एक रीति ग्रंथ है भाई। ठीक है, और 1931 में ये प्रकाशित हुआ था। बाकी
ये सभी ठीक है ब्रज भाषा में रचित नहीं है और ये सारी की सारी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचनाएं हैं भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है वो हमें बताना है। तो भाई छायावादी कविताएं लिखी हैं, ठीक है, जो सही है वो बताना है। प्रिय प्रवास की रचना नहीं की। बालकोपयोगी साहित्य लिखा है, नहीं। खड़ी बोली का पुरस्कार किया है, ये बिल्कुल सही है महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का पुरस्कार किया है और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था और कहाँ पर, रायबरेली के दौलतपुर गांव में। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये, आपको ध्यान रखना है। पेपर में घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महावाणी किस संप्रदाय की रचना है। जो महावाणी है ये किस संप्रदाय की रचना है। अष्टचाप की, गोड़िये की, राधा वल्लभ की या निम्बार्क की। तो भाई महावाणी निम्बार्क संप्रदाय की रचना रहेंगी और इसके रचनाकार कौन है, हरिव्यास देव जी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का विकल्प है। कटक और कटुक। तो कटक तो होता है भाई सेना, तो सेना भाई एक में ही दे रखा ये रहा, और कटुक होता है कड़वा। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। ठीक है, तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है, ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और भाई 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, और भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, ठीक है, राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसी भी बच्चे ने अगर मेरी वन शॉट हिंदी साहित्य रिवीजन की क्लास नहीं देखी तो जाकर देख लेना, मैंने उसमें अनुच्छेद काफ़ी अच्छी प्रकार से आपको समझा रखे हैं भी। अगला क्वेश्चन है, डैश शैली से देवनागरिक, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है। पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी या उत्तरी। तो अभी उत्तरी शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का क्या है, विकास हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ब्राह्मी लिपि है, तो ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा फिर गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि का विकास और कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ था, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला दाऊद जो 1770 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है, यानी मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की कृति कौन सी है पहली, ये आपको बताना है। तो भाई कौन सी है देखते हैं। चंदायन या लोरकहा, वीरांगना, पथिक या यशोधरा। तो भाई मुल्ला दाऊद की, ठीक है, चंदायन या लोरकहा अवधी भाषा की पहली कृति है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। चंदायन का ही दूसरा नाम लोर कथा भी कहा जाता है और कहा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को भाई सूफिया प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि कहा है, ये आपको ध्यान रखना, पूछा भी जाता है। मुल्ला दाऊद को, ठीक है, सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि किसने कहा, तो किसने कहा भाई, राम कुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है, और राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में भाई संधि काल के अंतर्गत रखा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने, ठीक है, मुल्ला दाऊद को, ठीक है, अपने इतिहास ग्रंथ में, जो राम कुमार वर्मा जी का इतिहास ग्रंथ है उसमें संधि काल के अंतर्गत रखा है। कहाँ रखा है, संधि काल के अंतर्गत रखा है। अगला क्वेश्चन है, भाषा डैश पर आधारित है। तो भाषा भाई किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। विकास पर, समाजवाद पर, वाक्य पर या सरलता पर। तो भाई भाषा जो है वाक्य पर आधारित है, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और भाषा के भाई मुख्य 4
तत्व होते हैं? कौन कौन सा ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मूल भाषा का यह भेद डैश आधारित है। क्या भी मूल भाषा का यह भेद डैश आधारित है? तो वैदिक है, इतिहास है, सामान्य है या व्यक्ति है? तो मूल भाषा का यह भेद इतिहास आधारित है। ठीक है, इतिहास पर आधारित है अपनी मूल भाषा का, ठीक है, भेद। तो आप सभी को पता, जो हिंदी भाषा का इतिहास है लगभग 1000 पुराना माना जाता है। ठीक है, 1000 वर्ष पुराना, 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। और मैंने ये जो मेरी क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, मैं बार बार मैं कह रही हूँ, हिंदी साहित्य शॉर्ट रिवीजन के रूप में, शॉर्ट नोट है, वो रिवीजन है हिंदी साहित्य का। ठीक है, तो वो उसमें आप जाके देखोगे तो उसमें मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता रखा है। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम है वो 3 भागों में हमने बांटा है। कौन कौन सा भाग है? एक तो भाई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है, इसका समय कितना है? 2000 ईस्वी से 2000 ईसा पूर्व से 1000 नहीं, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, और मध्य भारतीय आर्य भाषा का 500 ईसा पूर्व से 1000, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का 1000 ईस्वी से अब तक भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद हमें बताना है। ठीक है, हरीश का, तो हरी प्लस में ईस, छोटी बड़ी हरीश। ठीक है, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जब ई क्या है, आपस में मिलके क्या है, दोनों बड़ी ई हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ए, ई और ऊ के पश्चात, क्या भी ए, ई या ऊ के पश्चात, सॉरी छोटा ऊ है, छोटा ऊ है, इसके पश्चात ए या ई या ऊ स्वर आए तो ये सभी आपस में मिलकर क्या है, बड़े बन जाते हैं। जैसे आ, बड़ा ई, बड़ी ऊ। ठीक है, क्या है, बड़े बन जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। तो देवनागरिक लिपि क्या है, अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि क्या है, वर्णात्मक लिपि रहेगी। बी आंसर ठीक है अपना। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एक अर्थी शब्द है। जीवन बीता हुआ भाग, जीवन का बीता हुआ भाग, तो अवस्था है, आशंका है, आयु है या अर्पण है? तो जीवन का बीता हुआ भाग अवस्था कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवस्था कहलाएगा। ठीक है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 10 है, 8 है, 50 है, 22 है? तो 22 भाषाएं शामिल है भैया, आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान के भाग 17 में, ठीक है, 17वें अनुच्छेद में 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में कितनी? 14 भाषाएं थी। ठीक, कितनी थी भाई मूल संविधान में? 14 भाषाएं थी। फिर 21वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। इसमें भाई सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, फिर 15 हो गई भाई इनकी संख्या। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। फिर कोंकणी, ठीक है, कोंकणी भी कहते हैं, नेपाली, ठीक है, मणिपुरी आदि को सम्मिलित किया गया। फिर ये 18 हो गई भाई। ठीक है, फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 2003 में। तब बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। फिर ये 22 हो गई इनकी संख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है। ठीक है, सजीव,
नगव्य, श्रवणीय या पंचरत्न। तो जो श्रवणीय है ये क्या है, ये उपसर्ग से निर्मित नहीं है बल्कि ये भाई प्रत्यय से निर्मित है, जैसे स्व प्लस में अन्य। ठीक है, और मैंने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपको पहले भी बता रखा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है। तो कितने कालों में विभक्त किया गया है भारतीय आर्य भाषा को, 4 में, 6 में, 2 में या 3 में। तो 3 कालों में विभक्त किया गया है। अभी मैंने पहले बताया था, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, ये 3 काल है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह शब्द किसके है। तो भाई ये शब्द किसके है, रामधारी सिंह दिनकर के, सुनीति कुमार चटर्जी के, सी राजगोपालाचारी के, नागा अर्जुन के। ये भाई हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। ये शब्द है सी राजगोपालाचार्य के। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो डॉक्टर सुनीति जी हैं, ठीक है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी भाषा को भारतीय जनता तथा संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभालना है। ये आपको ध्यान रखना, इनका कथन है। और रामधारी सिंह दिनकर को भाई समय सूर्य कहा जाता, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन देके पूछ लिया जाएगा, अधैर्य का कवि किसको कहा जाता है, समय सूर्य कौन से कवि को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है भाई वो सिंह, उरग, शार्दुल, केसी, व्याग। तो उरग है ये भाई सिंह का पर्यायवाची नहीं है बल्कि ये सांप का यानी सर्प का पर्यायवाची शब्द है। और सर्प के पर्यायवाची उरग के अकॉर्डिंग और भी है, जैसे अहि, भुजंग, विषधर। ठीक है, उरग तो हमने देख ही लिया, नाग, फणीधर, सांप और सर्प, भाई सर्प भी बोलते हैं इनको। ठीक है, और शेर के तो आपने देख लिया, शार्दुल, केसी, व्याग। ठीक है, शार्दुल व्याग हो गया, केसी हो गया, कहरी हो गया, ठीक है, केसरी हो गया, मृगराज हो गया। यही नहीं के हैं भाई सिंह के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। जो पंजाबी भाषा इसकी लिपि कौन सी है ये आपको बताना है। तो गुरुमुखी रहेगी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी है। और शारदा लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से हुई है। और गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद द्वारा विकसित लिपि है। किसके द्वारा विकसित है, गुरु अंगद के द्वारा। ठीक है, गुरु अंगद के द्वारा विकसित लिपि है जो शारदा लिपि से विकसित हुई है। किससे हुई, ये शारदा लिपि से विकसित हुई है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डैश शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। ठीक है, तो दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम है। क्षणिक, तो हमें क्षणिक का विलोम बताना है। क्षणिक का होता है शाश्वत। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और शोक का विलोम क्या है, हर्ष हो गया। ठीक है, अधम का उत्तम हो गया, निषेध का विधि हो गया भाई। ठीक है, आगे है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के लिए बहुवीर्य समास का विकल्प है। मुरलीधर, मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला, मुरली धारण करने वाला मुरलीधर होता है भाई। ठीक है, ये बहुवीर्य समास का उदाहरण है। इसके अकॉर्डिंग भाई और भी है, जैसे नीलकंठ हो गया, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, कौन भाई, कौन है जिसका नीला कंठ है, शिव है। ठीक है, चक्कर है, चक्र पाणी, चक्कर है पानी में जिसके, अर्थात कौन, विष्णु हो गया। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो सही संधि हमें पहचाननी है। देखते हैं, लोक प्लस में उपचार, अभी लोक प्लस में उपचार, तो लोकोपचार डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे ए प्लस में उ मिलके क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। और ये भी गुण संधि का उदाहरण रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, वो हमें बताना। तो जो समर्ग है ये क्या है, ये प्रत्यय से निर्मित नहीं है।
मथानी में आनी प्रत्यय है, क्या है आनी, ठीक है। मत क्या है, इसका मूल शब्द रहेगा। पंचायत में आयत है पीछे, पंच इसका मूल शब्द रहेगा भाई, ठीक है। और तंद्रिल में, जो तंद्रिल है इसमें भाई जो तंद्रा तो है इसका मूल शब्द और इल इसमें प्रत्यय रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, कभुक हो यही रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल, कृपा ते संत स्वभाव गहोगे। पंक्ति में कौन सा रस है, ठीक है। क्या भाई, कभुक कभुक हो यही रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल, कृपा ते संत स्वभाव गहोगे। पंक्ति में कौन सा क्या भाई रस है, तो रस पूछा, इसमें क्या कौन सा रस है, करुण रस है, नहीं भाई भयानक है, नहीं है भक्ति है, नहीं भाई शांत रस है। इसमें क्या है, शांत रस है, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वप्रथम आप सभी को पता है आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का क्या किया था, विवेचन किया था, ठीक है। रस का विवेचन कहाँ पे हुआ था, सर्वप्रथम तो नाट्य शास्त्र में हुआ था। और नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है, भरत मुनि का ग्रंथ है, भैया आपको ध्यान रखना है। और भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, भरत मुनि को ही, ठीक है। और आचार्य भरत मुनि ने केवल 8 रसों की ही चर्चा की है। कितने रस माने इन्होंने, 8 रस माने हैं। और नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ शांत को रस नहीं गिना जाता भाई। अगला क्वेश्चन है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। पंक्ति में कौन सा रस है, तो कौन सा है, वीर है, हास्य है, अद्भुत रस है, शांत रस है। भाई तो इसमें क्या है, हास्य रस है। इसको दोबारा से पढ़ के देखना, आपको अपने आप ही हंसी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, और ये अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उपमा के अंगों में उल्ट फेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उल्ट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वह कौन सा अलंकार होता है। तो भाई वहाँ पे प्रदीप अलंकार होता है, आप सभी को पता है। और अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार, ठीक है भाई। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से ज़रूर करें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से ज़रूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।